नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक पाठ 2 विज्ञान विषय से अमल, क्षार और लवण से आज एक शब्द एवं एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पाठ 2 की कम से कम 3 या 4 वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर डाल दी है, और जो भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पर है वो हमारी वीडियो को जाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और कमेंट भी करे। देखिए, जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं समझ में आ रहा उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, हम उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, आज की इस क्लास में हम आपको एक शब्द और एक वाक्य में जो आंसर दिए जाते अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि आपके पास 3 विलयन ए, बी और सी है, जिनका पीएच मान क्रमशः 2, 7 और 11 है। उपरोक्त में से कौन सा विलयन उदासीन होगा? देखिए, इसमें अति लघुत्रात्मक लिखना है, लघु देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा विलयन उदासीन होगा। देखिए, हमने आपको बताया था जिसका पीएच मान 7 होता है तो वह हमारा उदासीन होता है। 7 से कम वाले अम्ल होते हैं और 7 से ज्यादा वाले क्षार होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में इसमें भी 3 विलयन एबीसी आपको दिए है, जिसका पीएच मान 3, 7 और 9 क्रमशः है। उपरोक्त में से कौन सा अम्लीय? देखिए, अम्लीय 7 से कम, पीएच मान जिसका 7 से कम होगा तो ए जो है वो, जैसे हमने पिछले में बताया था, बी जो है वो उदासीन होगा, उसी तरह ए आपका अम्लीय होगा क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। इसके बाद आपके पास 3 विलयन फिर से आगे ए, बी और सी, जिसका पीएच मान 4, 7, 10। उपरोक्त में से कौन सा अम्लीय होगा? दोबारा से अम्लीय पूछा है तो ऑप्शन ए जो है अम्लीय है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। इसके बाद 4th क्वेश्चन में भी कहा है आपके पास 3 विलयन है ए, बी और सी, जिसका पीएच मान 3, 7, 9 है। इसमें क्षारकीय आपको बताना है। देखिए, क्षारकीय जो 7 से अधिक होता है, जिसका पीएच मान जो सी है वो क्षारकीय है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है उसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसके अंदर क्लोरीन गैस पास करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में जल बनाएगा। इसके बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका नाम है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है क्या क्षारकीय विलयन में H आयन होते हैं, और यदि होते हैं अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है? देखिए, इस प्रश्न का हम बहुत ही बार आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब क्षारकीय विलयन है तो उसके अंदर H आयन भी है और OH आयन भी है। H आयन कम मात्रा में होते हैं, OH आयन जो आपके अधिक मात्रा में होते हैं। यही बात लिखी हुई है कि क्षारकीय विलयनों में H आयन उपस्थित होते हैं। इन विलयनों में H आयन के साथ OH आयन भी होते। ये विलयन क्षारकीय होते हैं क्योंकि इनके विलयनों में OH आयन की सांद्रता H आयन की सांद्रता से अधिक होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, H आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, H आयन जितना ज्यादा होगा उतना ही जो पदार्थ है आपका अम्लीय होगा। तो H आयन की उपस्थिति ही विलयन की प्रकृति सुनिश्चित करती है। H आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन उतना ही आपका अम्लीय होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक्य क्षारक यानी कि अधिक क्षारक मिलाती है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? देखिए, यदि हमने इसके अंदर OH ज्यादा से ज्यादा मिला दिया तो इसका जो OH की सांद्रता है प्रति इकाई आयतन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अधिक क्षारकीय हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 10, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? यदि तनुकृत कर रहे हैं तो उसमें जल अधिक होगा और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रति इकाई घट जाएगी, क्योंकि इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं और इसमें जो H आयन की जो सांद्रता वो कम हो जाएगी। जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्रश्न नंबर 12, जिप्सम का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और सूत्र की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि 2 जल के अणु होंगे। ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो वो बन जाता है जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। गंधीय सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अपनी गंध बदल देते हैं उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। जब हमने महत्वपूर्ण बिंदु और परिभाषाएं कराई थी तब ये आया था कि गंधीय सूचक क्या होता है? जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपने गंध में परिवर्तन कर देता है उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। और लिटमस क्या है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो थैलोफाइटा प्रजाति के लाइकेन नामक पौधे से मिलता है और इसका काम क्या होता है? अम्ल और क्षार का पता लगाना। यदि नीले से यदि यह किसी पदार्थ में डालने से नीला लाल हो जाता है तो वो अम्लीय होगा और लाल से लिटमस पेपर नीला हो जाएगा, वो आपका क्षार होगा। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताने, एक मिथाइल ऑरेंज है और एक फिनोप्थिलीन है। ये हमारे कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए सूचक है। सूचक किन्हें कहते हैं? देखिए, जो अम्ल और क्षारकों से अभिक्रिया करके रंग परिवर्तन करते हैं, जिनकी वजह से हम उनको पहचान पाते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 में दोबारा से प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? जिप्सम बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन है और जल आपका बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसका रंग जो है दूधिया हो जाएगा। कठोर जल को मृद करने के लिए किस सोडियम हाइड्रोक्साइड या किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो धावन सोडा है, जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो सोडियम Na2CO3 10H2O होता है। प्रश्न नंबर 21, देखिए, कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, देखिए जो ये बिना बुझा हुआ चूना होता है उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। देखिए, किसान जो है अपने खेत के अंदर किस स्थिति के अंदर इन सभी चीजों का उपयोग करेगा? देखिए, ये जो बिना बुझा हुआ चूना आपको दिया है या बुझा हुआ चूना दिया है या चौक दिया है, ये सभी आपके क्षारकीय प्रकृति के हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिना बुझा हुआ चूना या चौक सभी क्षारकीय प्रकृति के हैं और किसान इनका उपयोग खेत की मिट्टी की अम्लीयता समाप्त करने के लिए करेगा। क्या करेगा? जो मिट्टी के अंदर अम्लीय लक्षण आ गया है उसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि क्षार जब अम्ल के साथ मिलेंगे तो वह उदासीन अभिक्रिया करा देंगे। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कुछ खाद्य पदार्थों के खट्टे होने का क्या कारण है? देखिए, यदि कोई खट्टा पदार्थ है तो उसके अंदर अम्लों की उपस्थिति होती है। प्रश्न नंबर 23, अम्ल किन्हें कहते हैं? यानी कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो जल में घुलकर H आयन उत्पन्न करेंगे वे हमारे अम्ल कहलाएंगे। इसके बाद लिटमस पर अम्लों का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, लिटमस पर अम्लों का मैंने आपको यह बताया था कि जो आपका अम्ल होता है उसका काम होता है नीले लिटमस को लाल में बदल देना।
और क्षार का जो कार्य होता है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देना। तो इसमें क्या कहा है कि लिटमस पर अम्लों का प्रभाव, तो नीले लिटमस पत्र को वह लाल लिटमस पत्र में बदल देगा। नीले से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में देखिए कि अम्लों का लाल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए लाल लिटमस पत्र पर अम्लों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अम्लों में यह खास बात होती है कि वो नीले लिटमस को लाल कर देते, लेकिन लाल पर वह कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। और अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। मैंने बताया था हाइड्रोजन गैस। देखिए कैसे वो करते हैं। यदि आपके पास कोई भी धातु है, जैसे हम बात करें आयरन की, लोहे की, और यदि वो HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और बचेगा क्या, FeCl2। कैसे, देखिए Fe यहाँ एक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, 2Cl हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है या क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 27 में देखिए हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे की जाती है। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली को या जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के पास लाया जाता है, या जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई भी गैस उत्पन्न हो रही है वहां पर लाया जाता है, तो यह पट पट की ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है, पट पट की ध्वनि के साथ वो जलने लगती है, तो उससे हमें पता चलता है कि यह हाइड्रोजन गैस है। यदि उस दौरान यदि वो मोमबत्ती, जो जलती हुई मोमबत्ती है, वो बंद हो जाती है यानी कि बुझ जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 28, धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अम्ल कौन सी गैस उत्पन्न करता है। मैंने एक एग्जाम्पल आपको बहुत पहले भी दिया था, सोडियम कार्बोनेट जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले वो नमक, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल आपको देगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, और यहाँ पे 2 लगाने से Cl हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। इसके बाद कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 है। इस तरह जैसे धातु कार्बोनेट है या धातु बाइकार्बोनेट है, यानी कि धातु बाइकार्बोनेट को बोलते हैं NaHCO3। तो अम्ल के साथ कौन सी अभिक्रिया करेगा, तो उसके दौरान जो गैस निकलेगी वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर बात करते हैं 29 की, कि चूने के पानी में CO2 गैस गुजारने पर क्या होता है। देखिए चूने का जो पानी होता है, यदि हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो वह दूधिया रंग का हो जाएगा। लेकिन एक और बात बताना चाहूँगा कि जब इसके अंदर एक्सेस अमाउंट में यानी कि ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो यह जो पानी है वो दूधिया से फिर से कलरलेस यानी कि रंगहीन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये हम बार बार बता चुके हैं, सिट्रिक अम्ल यानी खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद 31 में सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक ही अम्ल पाया जाता है, इमली और बेकिंग पाउडर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। देखिए जो हमने 35 पढ़ना वो कह रहा है 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। सूचक एक तो लिटमस और एक हल्दी, ये दोनों ही प्रकृति से प्राप्त की जाती है, तो इसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और फिनोल्फ्थीन और जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो आपका कृत्रिम सूचक होता है। 36 पे आते हैं, सार्वत्रिक सूचक क्या होती है। देखिए एक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है।
एक सूचक जो होता है उसके अंदर बहुत सारे सूचक मिल जाते हैं तो सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। और अम्ल का पीएच का मान बताना, अम्ल जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। यहां पूछा है 1 ml के अंदर HCl है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। 2 प्रबल अम्लों के उदाहरण दीजिए। मैं आपको 3 बता देता हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका तीसरा HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। दो दुर्बल अम्लों के नाम बताइए। ये तो बहुत सारे हैं, एसिटिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, इसके बाद एसिटिक अम्ल है और मिथेनोइक अम्ल है। ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल के अंदर आते हैं। हमारे उदर में किस अम्ल का स्त्रावन होता है, हमारे यानी कि पेट के अंदर HCl का स्त्रावन होता है। उदर की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है जिसको हम इनो के नाम से भी जानते हैं। वो हमारे पेट की जो अम्लीयता है यानी कि एसिडिटी बन जाती है उसको दूर करने में काम आता है। क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। और क्षार की नहीं कहते, क्षारक तो हमें समझ में आ गया होगा, जो जल के में घुलकर OH आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। लेकिन क्षारक कहते हैं, लेकिन जो क्षार है यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 है, जल में घुलनशील क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। प्रश्न नंबर 45 में किसी एक क्षार का उदाहरण देनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका क्षार है। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी धातु की अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया की जाती है तो पूर्णतः रूप से हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होती है। तो इसमें हमारा जो 46वां प्रश्न है उसके अंदर यही कहा है कि जिंक की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे लिखना आपने सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसके बाद बात करते हैं लिटमस पर क्षारक का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए लिटमस अभी मैंने पीछे भी समझाया था, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। और एक NOH के अंदर पीएच मान कितना होगा, 14 होगा, 14 होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, यानी कि 5.6 से कम होता है। यानी कि जब वर्षा होती है और उस जल के अंदर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, NO3, SO3 ये सभी चीजें मिली होती है और वो वर्षा के पानी के साथ धरती पर गिरती है। तो जो वर्षा पहली बार होती है उसको अम्लीय वर्षा के नाम से ही जानते हैं। हमारा जो शरीर है किस पीएच प्रास पर कार्य करता है, 7.0 से लेके 7.8 तक हमारा शरीर काम करता है। इसके बाद मानव शरीर में कठोरतम पदार्थ क्या होता है, इनेमल। देखो ये दांत में पाया जाता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। लवण क्या होते हैं, वे यौगिक जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। हमने जब उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको समझाई थी तो उसमें बताया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में कोई अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की जब अभिक्रिया करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर क्षार है और HCl इसके अंदर आपका अम्ल है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा जो कि लवण है, प्लस में H2O जो कि जल है। प्रश्न नंबर 54 में एक साधारण लवण का नाम बताइए। सोडियम क्लोराइड जो है सबसे साधारण लवण है। इसके बाद विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। सूत्र CaSO4 हाफ H2O और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का CaOCl2। जिप्सम का नाम बताना है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैसे बनता है, देखिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के अंदर जब हम 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिक्स करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन जाएगा।
यानी कि पीओपी से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बन गया आपका, जिप्सम बन गया। और जिप्सम को जब हम 373 के पर गर्म करते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो जिसको हम बोलते हैं पीओपी। इसके बाद बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडे का नाम है। और इसके बाद धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लोर एल्कली विधि, दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि का समीकरण लिखना है। देखिए सोडियम क्लोराइड में जब जल मिलाया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 61 की विरंजक चूर्ण को पानी में क्यों मिलाया जाता है। देखिए विरंजक चूर्ण के अंदर होता है आपका क्लोरीन, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए ये विरंजक चूर्ण है और इसके अंदर, इस विरंजक चूर्ण के अंदर क्लोरीन होने की वजह से ये पानी के जीवाणुओं को मार देता है। ठीक है। 62वां, बिना बुझे हुए चूने का, बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना जो होता है वो आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखिए नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक। नेटल जो होता है एक हर्बेशियस प्लांट होता है, घास होती है। प्रश्न नंबर 64, विरंजक चूर्ण को मुख्य रूप से किन दो उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है, एक कपड़ा उद्योग में और दूसरा कागज उद्योग में। और 65वां, पीएच स्केल का प्रास कितना, 0 से 14 होता है। 0 आपका HCl का होता है 1m और आपका 1m NaOH का आपका 14 होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करे। और जिन भी स्टूडेंटों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, हम उसका आंसर देंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को कंटिन्यू देख रहा है तो उसको हम ये कहना चाहेंगे कि इसके बाद हम और भी इस लेसन से संबंधित क्लास लेंगे, तो वो हमारी वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।